हेलो गाइस, जैसा कि हमारा जो पिछला चैप्टर था उसमें हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन वेरिएशन एंड एडेप्टेशन। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जो जेनेटिकली हेरिडिटी वगैरह जेनेटिक वजह से हमारे जो शरीर के अंदर जो चेंजेस आते थे पेरेंट्स की वजह से हमारे जो जीन्स वगैरह हो गए उनके बारे में था। बट ये जो चैप्टर है इसमें हमारा इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पॉपुलेशन में, उसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मोस्टली हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे, जो है प्रोसेस इन ह्यूमन वेरिएशन एंड एडेप्टेशन और दूसरा है फिजिकल वेरिएशन इन ह्यूमन पॉपुलेशन। चलिए शुरू करते हैं फिर। प्रोसेस इन ह्यूमन वेरिएशन एंड एडेप्टेशन, ह्यूमन में जो वेरिएशन आ गया, एडेप्टेशन वगैरह जो हो गया, या फिर इन्वायरमेंट की वजह से जो चेंजेस आते हैं, कई सारे जो मेथड्स हैं ना चेंजेस के, उन सब के बारे में है ये। म्यूटेशन जो होता था हमारा किसी भी जीन के अकॉर्डिंग, जीन की वजह से जो हमारा चेंजेस आते हैं, जैसे पेरेंट अगर लंबे हैं, मम्मी पापा दोनों लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होंगे। तो ये सब क्या होता है, म्यूटेशन जीन्स के अकॉर्डिंग होता था। तो ये पढ़ेंगे। एडेप्टेशंस आर जेनेटिकली चेंजेस दैट गिव्स द कैरियर अ बेटर चांस टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस दैन इंडिविजुअल्स विदाउट द जेनेटिक चेंज हु लिव इन द सेम इन्वायरमेंट। हाउ adaptive a gene or a trait is depend on the specific environment. What is adaptive in one environment may not be adaptive to another. तो नॉर्मल सी बात है कि आप किसी भी एक फैमिली हैं, आपके एंसेस्टर वगैरह रहते हैं, उनके जो फैमिली फिर ट्री बनी, उसके बाद ये फिर बने इधर, तो जो अलग अलग, जैसे आप सेंट्रल अफ्रीका में रहें तो यहाँ पे लोग काले होते हैं, थोड़े फेयर कलर डार्क कलर होता है। आप इधर चले गए यूरोप साइड तो आपका फेयर होगा कलर, मतलब गोरे लोग होंगे। तो जेनेटिक तो सेम है, लेकिन जो इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का जो किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। Similarly, human population live in a great variety of environments, so we would expect natural selections to favor different genes and traits in those different environments, as we shall see variation in skill, color and body build। कि जो इन्वायरमेंट होता है अलग अलग, जो अलग अलग जगह पे इन्वायरमेंट हो गया, कंडीशन हो गया, नेचुरल कंडीशन, टेम्परेचर का जो वेरिएशन हो गया, उस सब वजह से क्या होता है, अलग अलग पॉपुलेशन में स्किन कलर और बॉडी बिल्ड का चेंजेस आते हैं। हाँ, हालांकि उनका जो स्पीसीज है वो सेम होगा, या फिर जैसे नॉर्मली बोल सकते हैं आप, आपके परदादा के जो परदादा हैं नॉर्मली वो कहाँ रहते हैं, मान लीजिए एशिया में रहते थे, बिल्कुल सेंटर में, कोई दिक्कत नहीं, न ज़्यादा काले न ज़्यादा गोरे, जैसे सभी हम लोग इंडिया में। इनका जो कुछ बेटे होंगे वो कहाँ चले गए, यूरोप एरिया में चले गए। यूरोप में चले गए तो इनका जो कलर होगा फेयर होगा, गोरे होंगे, इनके जो बच्चे के बच्चे होंगे। फिर जो आपके एक और जो दादाजी के दादाजी हैं जो इधर आगे अफ्रीका में, आगे अफ्रीका वाले एरिया में, तो इधर उनका कलर चेंज होगा, डार्क होगा। तो जो अलग अलग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो इनकी स्किन कलर हो गया, जो बॉडी बिल्ड हो गया, इन सब के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन सब के बारे में दिया गया है। Genetic drift may increase the difference between populations. Genetic flow tends to work in the opposite direction. It tends to the decrease differences between population. पिछले चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट क्या करता है, आपका जो दो पॉपुलेशन की स्पीसीज है उनके बीच में जो डिफरेंसेस होगा, क्या क्या डिफरेंस इन दो स्पीसीज में या फिर दो कम्युनिटी में, उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, दो कम्युनिटी के जो डिफरेंस होगा उसको इंक्रीज करेगा। और जो जेनेटिक फ्लो होता है, फ्लो नॉर्मल सी बात है, आप समझ ही सकते हैं फ्लो मतलब कितना प्यारा नाम ही है इसका, फ्लो। तो क्या करता है, दो जो कम्युनिटी होगी उन सब के बीच जो डिफरेंसेस होगी उसको कम करेगा, डिफरेंसेस को कम करेगा। अब इसमें आता है एक्लीमेटाइजेशन। अब ये क्या होता है, इम्पेयरमेंट साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट पीपल मेक व्हेन दे इनकाउंटर अ न्यू इन्वायरमेंट। नए इन्वायरमेंट में आने के बाद जो ह्यूमंस के बीच में जो चेंजेस आते हैं उन सब के बारे में ये एक्लीमेटाइजेशन उसे कहा जाता है। कि पर्टिकुलर इस इन्वायरमेंट में ठंड एरिया में आ गए तो आपके ऊपर क्या क्या चेंजेस आएंगे, आप गर्म एरिया में पहुंच गए तो उनके ऊपर क्या क्या चेंजेस आएंगे, उन सब के बारे में दिया गया है। मैनी एक्लीमेटाइजेशन आर सिंपल साइकोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी दैट अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स इन द इन्वायरमेंट चेंजेस। एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है, नॉर्मली सी बात है कि आप 4 महीने के लिए किसी भी एरिया में जाएंगे तो आप में कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे कि आप 4 महीने ठंड एरिया में चले गए तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, ठंड लगने लगेगी, ठंड में रहेगा, आप ज़्यादा स्वेटर पहन के रहेंगे। वही आप गर्मी में पहुंच के वापस आ गए तो वहाँ पे आपको गर्मी में से धूप लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा बहुत जो टाइम पीरियड के लिए आप कहीं जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़, जैसे आप मान लीजिए 2 साल के लिए आप ठंड एरिया में गए तो आपको स्टार्टिंग में कुछ महीने के लिए बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, सर्दी रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे आप उसके प्रति एडेप्ट होने लगेंगे। जैसे ही आपको फिर ठंड एरिया में सर्दी लगना नॉर्मल हो जाएगा एवरेज, तो आप फिर वहाँ से चेंज होकर आप इधर अफ्रीका में आ गए, अफ्रीका में आ गए तो आपको धूप लगना शुरू कर दिया। अब लोग समझे कि ये क्या आदमी है, इसको तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है जितना हम लोग को नहीं लग रही है, आपको वहाँ ज़्यादा गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने ठंडे एरिया के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो गए थे, आपको बॉडी टेम्परेचर ठंडी के हिसाब से अडेप्ट हो गई थी। लेकिन आप यहाँ नहीं में आपको दिक्कत हो गई।
तो ये बात होती है। जैसे कि हम लोग को ठंड लगना कहीं भी होता है, बॉडी अटेम्प्ट्स टू क्रिएट हीट बाय मेकिंग अवर मसल्स वर्क। आप ठंड लगने लगी, आप बॉडी का अगर मसल वर्क कर रहे हैं तो आपको गर्मी लगेगी। जैसे कि आप स्कूल में हम लोग देखते थे, हम लोग को ठंड में ज़्यादातर पीटी कराया जाता था। पीटी हम लोग को कराया जाता था प्रेयर से पहले। हम लोग को लगता था कि नहीं, ये हम लोग को परेशान कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, कौन सुबह सुबह इतना करे, ठीक है, दिक्कत आती थी। लेकिन असल बात ये थी कि ठंडी में इसलिए कराया जाता था क्योंकि जो अगर ज़्यादा ठंड बढ़ रही है तो हमारे साइड को भी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए पीटी कराने से क्या होता था, हमारा मसल्स वर्क करता था। एक दो एक एक दो एक जो पीटी होती थी ना, उससे हमारा जो मसल्स वर्क होता है उसकी वजह से बॉडी अपने आप हीट को क्रिएट करती रहती है। सम लॉन्ग टर्म एक्लिमेटाइजेशन आर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम एडेप्टेशंस बिकॉज दे बिकम इस्टेब्लिश्ड एज नॉर्मल ऑपरेशन प्रोसेसेस। तो एडेप्टेशन क्या होता है, जैसे हम लोग अभी बताया था, 2-4 साल के लिए अगर आप चेंजेस में कर रहे हैं तो आपका पता चल जाएगा इसलिए, और वापस आप उस एरिया में पहुंच सकते हैं। जैसे आप अगर आपका घर आपका अफ्रीका में ही है, ठीक है, आपका घर अफ्रीका में ही, आप काले हैं, प्लस आप गर्मी के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो चुके हैं पूरी तरह से। लेकिन अगर आप अमेरिका में गए या फिर यूरोप में गए एकदम ठंड एरिया में, तो आपको वहाँ कुछ टाइम के लिए दिक्कत होगी, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए दिक्कत होगी। लेकिन बाद नहीं, वापस आ गए अफ्रीका में तो आप फिर से आप अपने अफ्रीका के हिसाब से ढल गए, तो लोगों को पता चलेगा नहीं, हो गया, मौसम का असर है कुछ सालों के लिए। लेकिन अगर आप 8 साल या फिर 40 साल के लिए आप अफ्रीका में ही हैं, 40 साल तक लगातार, उसके बाद फिर आप वहाँ अमेरिका चले गए, तो लोगों को एडेप्टेशन और एक्लीमेटेशन करने में डिफ़िकल्ट आ जाती है कि क्या ये पूरी तरह से एडेप्ट हो गया है या सिर्फ मौसम की चेंजेस हैं। जैसे हम लोग अभी ठंड एरिया में गए तो हम लोग को ठंड लग रही है, गर्मी में गए तो गर्मी लग रही है, आप 2-2 3-3 महीने में जगह चेंज कर रहे हो। लेकिन एडेप्टेशन क्या है, आप 40-40 साल के लिए एक जगह पे हो, तो उसमें पता करना मुश्किल हो जाता है कि इसका एडेप्टेशन की वजह से इसमें ये चेंजेस आए हैं या एक्लीमेटेशन की वजह से चेंजेस आए हैं। एक होता है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर इन्वायरमेंट। कल्चर की वजह से उन आपके शरीर के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आए हैं। तो कल्चर इन्वायरमेंट ज़्यादातर हम लोग हमारे हाथ में कंट्रोल होता है। तो कल्चर अलाउज ह्यूमंस टू मॉडिफाई देयर इन्वायरमेंट। कल्चर क्या करता है, ह्यूमंस को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता है इन्वायरमेंट को। जैसे कि अगर आप अभी गए अफ्रीका में, चलिए ठीक है, आप इंडिया में मान लीजिए रहते हैं और आप यहाँ इधर रहते थे, कहाँ पे, राजस्थान में रहते थे, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब आप चाहेंगे नहीं, यहाँ गर्मी नहीं लगनी चाहिए, यहाँ पे हम बर्फ़ गिराएंगे। अब आप कोशिश कर रहे हो बर्फ़ गिराने की, बर्फ़ गिरेगा नहीं क्योंकि वो तो नॉर्मल से एरिया है, गर्म एरिया। तो आप उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल चेंजेस नेचर का है। लेकिन हाँ, आपके अंदर क्या क्या चेंजेस है वो कर सकते हैं, मतलब आपके हाथ में क्या क्या है वो जिसे आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि एक इमेज में एक कम्युनिटी थी जो क्या करता था, मतलब अपने आप को, जो मेंबर्स होते हैं उनको पहचानने के लिए ईजिली पहचान सकें। वो नए नए जब बच्चे पैदा होते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, उनका जो बॉडी का जो बोन्स हो गए, मसल्स हो गए, बहुत ही सॉफ्ट होते थे। उन सबको क्या करते वो, ताकि ईजिली मॉडिफाई हो जाते थे वो सब, तो छोटे छोटे बच्चों को ही रस्सी बांधना उनके सर पे शुरू कर देते थे। तो एकदम टाइटली, एकदम उनके सर को टाइट एकदम पैक कर देते थे, ताकि जो बॉडी का उनके ग्रोथ हो या मसल्स का जो ग्रोथ हो उस शेप के अकॉर्डिंग हो जाए। तो उन टाइम में जो लोग ज़्यादातर रहते थे उनका क्या होता था, सर कॉनिकल शेप में ज़्यादातर होता था। कल्चर कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज वी shall see a culture of daring seems to have an increased frequency of genes that allows adult to digest milk। अब जो एक लैक्टोज जो होता है हमारे शरीर में पाया जाता है एंजाइम, लैक्टोज अगर आपके अंदर ज़्यादा हुआ तो आप शुगर, मतलब जो मिल्क होता है, मिल्क में जो शुगर होता है उसे इजली ब्रेक डाउन हो सकता है और आप दूध वगैरह को आसानी से पचा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर लैक्टोज की कमी है तो आप उस दूध को पचा नहीं सकते, आपको पेट सूजन हो जाएगा, पेट में दर्द होने लगेगा। तो ये सब कुछ होते हैं। जैसे कि एक वाइटिंग्स, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था, उन्होंने रिसर्च किया था कि जो ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादातर लोग रहते हैं उनके अंदर लैक्टोज की कमी पाई जाती है, जिस वजह से वो लोग दूध को पचाने में दिक्कत आती थी। दूसरा आता है हमारा फिजिकल वेरिएशन इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब ह्यूमन पॉपुलेशन में फिजिकल वेरिएशन क्या क्या आ रहे हैं, हमारे शरीर पे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो तो जैसे अभी लैक्टोज के बारे में हो गया, ठीक है। लेकिन अभी फिजिकल वेरिएशन मतलब हमारे बाहर एक्सटर्नल हमारे बॉडी पार्ट्स पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में ही, इन्वायरमेंट का। द मोस्ट नोटिसेबल फिजिकल वेरिएशन अमंग पॉपुलेशन आर दोज दैट आर एक्सटर्नल ऑन द सरफेस, बॉडी बिल्ड, फेशियल स्ट्रक्चर, स्किन कलर एंड हाइट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है नोटिसेबल, जिससे हम लोग देख सकते हैं। अब आपके अंदर कोई देख के थोड़ी बोलेगा कि नहीं इसके अंदर लैक्टोज की कमी है, इस बंदे के अंदर ये नहीं दूध पचा पाएगा। हाँ, वो देखो आदमी उसके अंदर दिख रहा है ज़्यादा लैक्टोज, ऐसा थोड़ी है, वो तो आपके अंदर रहेगा, वो आपका टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो फिजिकल वेरिएशंस होता है वो बहुत ही जल्दी नोटिसेबल रहता है, दिख जाएगा कि नहीं देखो लंबा है, वो देखो छोटा है, ठीक है।
उसका कलर गोरा है, काला है, इसके बारे में होता है, तो बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं। We began our survey with some physical features that appears to be strongly linked to a variation in a climate, particular variation in a temperature, sunlight and altitude। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने सर्वे करना शुरू कर दिया था अलग अलग फिजिकल फीचर्स पे कि उन सब का इन्वायरमेंट का क्या होता है, कल्चर जैसे क्लाइमेट में वेरिएशन हो गया, वेरिएशन इन टेम्परेचर, जो सनलाइट हो गया, धूप हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, अलग अलग जैसे पहाड़ों पे लोग रहते थे, एक नीचे रहता था इस एरिया में और एक जो ऊपर एरिया में हो गया, तो उन सब के जो क्लाइमेट जो चेंजेस हो गए, क्लाइमेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये अल्टीट्यूड हो गया, हाइट पे जैसे लोग रहने के, उन सब के, तो इन सब के कारण जो बॉडी के अंदर जो हमारे चेंजेस आते हैं उन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टार्ट करते हैं बॉडी बिल्ड एंड फेशियल कंस्ट्रक्शन। तो हमारा जो शरीर का बनावट और जो फेस हो गया उस पर क्या क्या चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट का। तो पहला जो हमारे एक दो साइंटिस्ट थे, बर्गमैन और एलन, इन्होंने 19वीं सेंचुरी में एक रूल्स कुछ दिए थे एनिमल्स के अकॉर्डिंग कि कैसे कैसे एनिमल का साइज चेंज होता है वेदर के अकॉर्डिंग। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में वो हम पढ़ेंगे। एक थे हमारे रॉबर्ट डिस्कवर्ड दैट द लोवेस्ट बॉडी वेट वेयर फाउंड एमंग रेसिडेंट्स ऑफ द एरियाज विद द हाइएस्ट मीन एनुअल टेम्परेचर्स एंड वाइस वर्सा। रॉबर्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक चीज़ डिस्कवर किया था कि जो लोग या फिर जो पॉपुलेशन जिनका वेट जो है, बॉडी का वेट अगर वो ज़्यादा है तो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते थे, कोल्ड एरिया में। जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डेटा रखा हुआ है चार्ट, जिसमें बताया जा रहा है कि जो आपका नॉर्मल लोगों का जो वेट है 60 kg 70 kg, तो वो लोग कहाँ थे, ज़्यादातर कोल्ड एरिया में। अब कोल्ड एरिया किधर का, जैसे ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं नेटिव अमेरिकन, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है बिल्कुल, जहाँ पे एकदम ठंडा एरिया है, उधर के लोग क्या होते थे, उनका वेट ज़्यादा होता था। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो लोग डाउन में रहते थे, डाउन अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, जैसे आपका साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, तो जैसे आपका ये साउथ अफ्रीका हो गया, तो जो इधर के लोग रहते थे उनकी जो हाइट है वो कम होती थी, और जो ऊपर जो यूरोप एरिया हो गया, फिर जो अमेरिका का हो गया, तो उधर के जो लोग होते थे उनकी हाइट जो थी लंबी लंबी होती थी सॉरी, उनका वेट जो था वो ज़्यादा होता था। इसके बारे में बताया गया था ये। अब जो हमारे बर्गमैन रूल्स था और एक एलेंस रूल, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बर्गमैन रूल उन्होंने दिया था कि जो स्मॉलर साइज सब पॉपुलेशन होती थी स्पीसीज़ की, स्मॉलर साइज मतलब जिनका शरीर का जो बनावट है वो साइज कम होता था, कहाँ पे, जहाँ पे गर्म एरिया है, मतलब वार्मर एरिया में उनका साइज का जो होता था, चेस्ट वगैरह हो गया, वो सब कम होता था, और जो ठंडे एरिया में होते उनका चेस्ट का साइज ज़्यादा होता था। द रूल दैट स्मॉलर साइज पॉपुलेशन of a species inhabited a warmer part of its geographical range and large size subpopulation the cooler area। मतलब इनका मेन मोटो था चेस्ट के बारे में बताना। चेस्ट हो गया, आपका पेट हो गया, ये सब हो गया, और फेस हो गया, तो इनका ज़्यादा बड़ा होता था, चेस्ट वगैरह ज़्यादा बड़ा होता था इनका। क्यों, कहाँ पे रहते थे लोग, कोल्ड एरिया में। जो लोग ठंडे एरिया में थे उनका चेस्ट ज़्यादा बड़ा होता था, ताकि उनके जो शरीर है वो हीट को मेंटेन करके रखे, और इनके जो हाथ पैर वगैरह होते वो छोटे होते थे ज़्यादातर, ताकि इनके हाथ और पैर की वजह से इनका जो बॉडी का हीट है वो डिसिपेट ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए। तो एल रूल ने ही उन्होंने बताया यही कि द रूल दैट प्रोट्रूडिंग बॉडी पार्ट्स पर्टिकुलरली आर्म्स एंड लेग्स। तो एलेंस ने ये बताया कि जो हमारे किसी भी सब पॉपुलेशन का जो हाथ और पैर है वो छोटे छोटे होते हैं। कहाँ के लोगों का, जो लोग कोल्ड एरिया में होते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर जानते हैं कि आपका जो शरीर है, हाथ और पैर की वजह से अगर ज़्यादा लंबे हैं तो बॉडी का हीट वहाँ भी ट्रांसफ़र होगा। अब बॉडी अगर हीट उधर जा रही है तो वहाँ से भी बहुत ईजिली डिसिपेट हो सकता है, निकल जाएगा। तो लोग क्या होते हैं, जो कोल्डर एरिया में रहते थे उनका हाथ और पैर का हाइट बहुत ही कम होता था, हाथ और पैर छोटे छोटे होते हैं, ताकि शरीर में से उनको ज़्यादा हीट मिले ना, और ज़्यादा हीट मिलेगा नहीं हाथ पैर को तो डिसिपेट होगा नहीं, इससे आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स होंगे वो आराम से रहेंगे, हीट आपका मेंटेन रहेगा। और जो गर्म एरिया में रहते थे, जैसे कि साउथ अफ्रीका में रहते थे, उनका क्या होता था, हाथ और पैर लंबे होते थे, ताकि उनका जो बॉडी हीट आसानी से निकल सके। एक पॉइंट आता है हमारा स्किन कलर। अब हमारा स्किन कलर क्या इम्पेक्ट करता है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो स्किन कलर पे इंसानों का वो क्या इम्पैक्ट करता है उसमें। तो स्किन कलर इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ एंसेस्ट्री। आप एंसेस्ट्री नहीं बोल सकते कि हमारे दादा के दादा लोग काले थे इसलिए हम काले हैं, या वो गोरे थे तो हम गोरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप नॉर्मली, अभी हमने बताया कि आपके परदादा अगर सेंट्रल एरिया में रहते थे और उनके बेटे के बेटे यहाँ यूरोप में चले गए तो गोरे हो गए, फेयर हो गया इनका कलर, और जो इनके बेटे के बेटे यहाँ गए तो इनका क्या कलर हो गया, डार्क हो गया।
तो आप बोले कि नहीं हमारे भाई हो ही नहीं सकते, ये तो एकदम काला दिख रहा है, अरे नहीं ये तो एकदम गोरा दिख रहा है, ये सफ़ेद सफ़ेद वर मानुस दिख रहा है, ये हमारा हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, हमारे एंसेस्टर तो सेम है, बस क्या हुआ, एडेप्टेड हो गए हम लोग एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, जो हमारा नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडेप्ट हो गए, जिस वजह से एक एरिया गोरा हो गया और एक एरिया काला हो गया। तो इन्होंने एक ग्लॉगर्स एक रूल दिए थे, इन्होंने एक साइंटिस्ट थे, उन्हें बताया कि पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स लिविंग इन वार्मर क्लाइमेट एरिया है मोर मेलानिन। उन्होंने बताया कि जो पॉपुलेशन होती है बर्ड्स की हो चाहे मैमल्स की, मैमल्स में जैसे हम लोग जानवर हो गए, इंसान हो गए, तो इन सब में क्या होता है, मेलानिन एक टर्म होता है, जो मेलानिन एक होता है एक प्रकार का, वो कम ज़्यादा पाया जाता है। जो एरिया में, जिस एरिया में अगर लोग रहते हैं जहाँ गर्म है कंडीशन, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, अगर उधर के लोग और पक्षियों जो हो गए उस सब में मेलानिन का मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से उनका कलर डार्क होता है, देयरफॉर डार्कर स्किन। तो एक टर्म हमेशा याद रखना, जो मेलानिन अगर ज़्यादा है तो इंसान का कलर डार्क होगा, अगर मेलानिन कम है तो इंसान का कलर गोरा होगा, नॉर्मल सी बस यही है। Anthropologist Neela Jablonski and George Chaplin used data from NASA satellite to determine the average amount of ultraviolet radiation people were exposed in a different parts of the world। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा यूवी रेडिएशन होता है, सनलाइट से जो हमारा यूवी रेडिएशन होता है, वो एक मेजर इम्पैक्ट करता है मेलेनिन पे और लोगों के कलर पे। तो जो एरिया में, जिस एरिया में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे लोगों में मेलानिन ज़्यादा पाया जाता है और उनका जो कलर होता था वो ज़्यादा डार्क होता था। लेकिन जिस एरिया में यूवी रेडिएशन बहुत कम होता था, जैसे आप यूरोप का बता सकते हैं या फिर नेटिव अमेरिका का हो गया, तो उधर क्या होता था, यूवी रेडिएशन कम पड़ता था, क्योंकि वो कोल्डर एरिया है। अब कोल्डर एरिया है तो उसमें मेलानिन भी कम होगा, मेलानिन कम होगा तो वो लोग गोरे होते हैं। लेकिन जो अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मैप में देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, वहाँ के लोग ज़्यादा डार्क होते थे। तो इसमें होता है यूवी रेडिएशन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो होता है। फिर आता है एडेप्टेशन टू अ हाई अल्टीट्यूड। हाई अल्टीट्यूड मतलब जो आपका लोग, जैसे आपका पहाड़ बताया अभी मैंने, एक नीचे रहते थे, जैसे समुद्र लेवल से कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं और कुछ लोग एकदम ऊपर रह रहे हैं, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एट हाई अल्टीट्यूड्स द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज द सेम, बट बिकॉज द बैरोमीटर प्रेशर इज लोअर वी टेक इन लेस ऑक्सीजन विथ ईच ब्रेथ। तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो नीचे भी सेम होता है, ऊपर भी सेम होता है, बट दिक्कत क्या होती है, बैरोमीटर जो प्रेशर होता है, प्रेशर के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं उसमें वेरिएशन आता है। जैसे कि अगर जो लोग नीचे हैं तो उनमें प्रेशर ज़्यादा रहेगा बैरोमेट्रिक, तो हम लोग एक ब्रीथ में ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर उनकी बात करें जो हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं, तो लोग क्या करते थे, एक ब्रीथ में उन लोग ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर सकते थे, जिस वजह से उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती थी, इसलिए वो हांफना शुरू करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ लें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उनके शरीर में जाए। इससे ज़्यादा क्या होता था, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग सांस लेना शुरू कर रहे हैं, एकदम हाई स्पीड में अगर ब्रीथ कर रहे हैं, तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी स्पीड होता था, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, और इन सब की वजह से एक बीमारी होती थी जिसे हम लोग बोलते थे हाइपोक्सिया। ठीक है, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। वी ब्रीथ मोर रेपिडली, अवर हार्ट बीट फास्टर एंड ऑल एक्टिविटीज इज मोर डिफिकल्ट। अब आप देख रहे हैं, आप कोई भी नॉर्मल से काम कर रहे हैं आप, और आपको ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तो आप तेज़ी से सांस लेने लगे हैं, तेज़ी से सांस लेंगे आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, जिस वजह से आपकी बॉडी सही से वर्क नहीं करेगी, आपको काम डिस्टर्ब होगा। एक और रिसर्च आई थी, जो पॉपुलेशंस होती थी हिमालयास में होगी, एंडेस में, जो पहाड़ी एरिया में होते हैं, वो लोग क्या करते थे, एडेप्ट कर लिए इन्वायरमेंट को। तो वो लोग ज़्यादातर दे डू नॉट डिस्प्ले द सिम्टम्स दैट लो अल्टीट्यूड डेवलपर्स सफ़र व्हेन दे एक्सपोज टू हाई अल्टीट्यूड। तो उन्होंने क्या होता था, जो लोग ज़्यादातर पहले से अगर पहाड़ों में उनके पूरे पुरखे उनके पहाड़ों से चलते आ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, वो लोग अडेप्ट कर लेते थे उस इन्वायरमेंट को। लेकिन जो लोग नीचे से आते थे, जैसे अभी हम लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन पे चले गए एकदम, अब हम लोग नॉर्मल एरिया में रह रहे हैं, और अब बोल दिया जाए नहीं अब आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे रहेंगे, अब वहाँ तो ऑक्सीजन आपको सप्लाई, आपके प्रेशर तो रहेगा, जिस वजह से आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो इस वजह से आपकी तो दम घुटने की मौत हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होता था, कंपेयर्ड विथ लो अल्टीट्यूड डेडलर्स, हाई अल्टीट्यूड इंडियंस है लार्जेस्ट चेस्ट। तो एक रिसर्च में एक चीज़ और बात आई गई थी, कहा गया था कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते थे, ठीक है, जो हाई एल्टीट्यूड एरिया पे रहते थे, इनका जो चेस्ट का जो साइज होता था वो इंक्रीज होता था, वो ज़्यादा रहता था, हाई रहता था। और जो लो एरिया में जो रहते थे, उनका जो चेस्ट का साइज हो गया वो नॉर्मल सा रहता था, कम रहता था। तो अगर चेस्ट की साइज़ इसमें इसलिए बताया गया है क्योंकि अगर चेस्ट की साइज़ आपकी बड़ी होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एयर को
इनहेल कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे आपके बॉडी के अंदर फ्लो हो ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ ग्रेटर लंग भी होता था, लंग कैपेसिटी होता था, और जो कैपिलरी ऑफ लंग्स होती थी, जैसे कि जो रक्त संचार की जो नलियाँ होती थी रक्त संचार मतलब जो कि जो ब्लड फ्लो के लिए जो हमारी वेसल्स होती थी, उन सब भी चौड़ी होती थी, ताकि जो आपके अंदर शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही तेज़ी से हर जगह आसानी से पहुंच सके और उनको भी दिक्कत ना हो फिर। तो नॉर्मली कहा गया था जो हाई अल्टीट्यूड के लोग हैं वो इस तरह से अडेप्ट कर लिए थे अपने आप को कि उनकी चेस्ट लंग की साइज़ या फिर चेस्ट की साइज़ बड़ी हो जाती थी। लेकिन ज़्यादातर कुछ एविडेंसेस ऐसे भी बताते थे कि जो वहाँ के लोग होते थे हाई अल्टीट्यूड के, वो लोग हाइपोक्सिया को अडेप्ट कर लेते थे। हाइपोक्सिया क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। आप किसी के अंदर अगर शरीर के अंदर आप एयर कम जा रही है, ठीक है, तो एयर कम गई तो ऑक्सीजन भी कम जाएगा, ऑक्सीजन कम हुई तो उनके जो शरीर में बॉडी में जो वेसल्स हैं, खून है, खून के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो अगर ऑक्सीजन कम हुई तो उनकी वजह से उनके बॉडी ऑर्गन्स हो गए वो सब सही से काम नहीं करेंगे और हार्ट तक ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिस वजह से हार्ट वगैरह, लंग्स वगैरह, कुछ ये सब चीज़ें धीरे धीरे दिक्कत करने लगती है, तो डैमेज हो सकते थे। इन सब के कारण कई बार डेथ भी हो जाती थी। तो क्या होता था, अगर पुराने ज़माने से इनके बाप दादा परदादा परदादा ये लोग सब पहले से अगर रहते आ रहे हैं उधर पे, तो क्या करते हैं, हाइपोक्सिया को भी अडॉप्ट कर लिए हैं। नॉर्मल सी बात है। जैसे अभी अब कोरोना वायरस है जैसे अभी एक कोरोना वायरस है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रही। क्यों? क्योंकि ऐसी बीमारी तो पहली बार आई नहीं थी। कोरोना वायरस इतना जो हार्ड है वो, वैसे हालांकि कोरोना वायरस तो पहले भी सार्स हो गए, मर्स हो गए, सब कोरोना वायरस की वेरिएंट है, लेकिन जो भी कोविड-19 आया है वो ज़्यादा हार्ड है, इस वजह से कई लोग का डेथ हो रहा है। लेकिन अगर यही वायरस 200 साल बाद, 300 साल बाद, या फिर नॉर्मली 50 साल बाद ही आप देखें, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर जाएगा। तो इसी वजह से जो बहुत पहले से आते जा रहे हैं वो लोग एडेप्ट कर लिए हैं हाइपोक्सिया को भी, तो हाइपोक्सिया इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। हाइट पे अब क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हाइट का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जैसे स्टडीज ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस एंड कंपैरिजन ऑफ द हाइट ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन सजेस्टेड दैट हेरिडिटी प्लेस अ कंसिडरेबल रोल इन डिटरमाइनिंग हाइट। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हाइपोक्सिया के बारे में भी हमने बात किया, स्किन कलर बात किया, तो ये सब किस पे ज़्यादा डिपेंड करता था? इन्वायरमेंट पे। लेकिन नहीं, अब हाइट जो होता है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है? हेरिडिटी पे करता है। हेरिडिटी पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा हाइट, कि अगर आपके पेरेंट्स, पापा और मम्मी दोनों लंबे होंगे तो इनका जो बच्चा होगा ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम छोटा सा होगा, छोटू सा, ऐसा नहीं, वो भी लंबा होगा। ठीक है। और यदि अगर कोई भी पेरेंट अगर छोटे हैं दोनों के दोनों, तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी छोटे होंगे। ठीक है। तो यही दिखाया जाए कि जो हाइट का होता है वो अप्रोक्स सबसे ज़्यादा मेजर रोल किसका होता है? हेरिडिटी का होता है। और उसके बाद भी कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आपका कोल्डर एरिया में है वो लोग ज़्यादा चौड़े होते हैं तो थोड़ा लंबे रहेंगे, और जो कम एरिया में, इधर गर्म एरिया में, वार्मर एरिया में, तो उनको थोड़ा कम रहेंगे, शॉर्टेड रहेंगे। तो एक ये रिसर्च था कि जो डच होते हैं, जो डच पीपल आते हैं यूरोप में, वो क्या होता था, टालेस्ट पीपल वहाँ पे पाए जाते हैं वर्ल्ड में एवरेज में। ठीक है। और जो ये मबूती ज़ायर में है, सेंट्रल अफ्रीका का, वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा छोटे छोटे लोग वहाँ पाए जाते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट भी एक रोल करता है, लेकिन हेरिडिटी इतना ज़्यादा नहीं रोल करता है। एक चीज़ और है कि जो पुअर न्यूट्रिशन, लोगों में जो न्यूट्रिशन की कमी हो गई, वो भी एक प्रकार से हाइट को रिड्यूस करने में, वेट करने में काम आती है। जैसे कोई अगर बंदा कुपोषित है या फिर उसको न्यूट्रिशन पूरी मिली नहीं है, तो उसकी तो हाइट ऑलरेडी कम हो जाएगी। जैसे कि आप बोल सकते हैं, जब एक रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था रसिया में, तो उसमें क्या हुआ था, तब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पूरी तरह से गिर गई थी, जिस वजह से जो वहाँ के लोग थे उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल नहीं पाए उनके बच्चों को, जिसकी वजह से उनके बच्चे बहुत ही कमज़ोर हुए, कुछ पीढ़ियाँ तक बहुत ही कमज़ोर हुई थी उनकी नस्ल वगैरह। In cross-culture comparison by Whiting and his colleagues, it seems that both physical stress and mother-infant separation, if practiced before 2 years of age, predict greater adult height. Males are on average of 2 inches taller in such society. हमारे जो वाइटिंग से, जॉन वाइटिंग, जिन्होंने भी लैक्टोस के बारे में जो उन्होंने थेसिस दिया था, उन्होंने एक और रिसर्च किया था, उन्होंने और उनके कलीग्स ने, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में मदर को, उनके जो चिल्ड्रेन होगा, चाहे वो सन हो चाहे डॉटर हो, बच्चों को अगर 2 साल से कम है उनकी एज, तो अगर मदर से आप दूर करते हैं तो इनके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेस की वजह से इनकी हाइट बढ़ेगी। उन्होंने ऐसा एक प्रकार से रिसर्च किया हुआ था, सर्वे किया था, कि 2 साल से कम अगर बच्चे हैं तो उनको माता से अलग कर दो, डिस्टेंस बना दो, तो न मिलने दो। तो उससे क्या होगा, इनके ऊपर जो इनका हाइट होगा वो बढ़ेगा। किसके मुकाबले बढ़ेगा हाइट? यदि आप नॉर्मल से बात है, एक फैमिली को ले लो जिसमें मदर और चिल्ड्रेन एक साथ रह रहे हैं बचपन से,
और एक मदर और एक चिल्ड्रन, ये इसको अलग कर दिया गया है। तो इसकी जो हाइट होगी इससे 2 इंच ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर ये 5 फीट का है तो ये 5 फीट 2 इंच होगा, 5 2। तो इस तरह से उन्होंने एक रिसर्च दिया था कि जो अगर स्ट्रेस इस पर पड़ेगा तो इसकी हाइट ज़्यादा हो गई कई सोसाइटीज़ में। अब इसमें क्या होता है, जियोग्राफिकल रीजन भी होता है, जो क्लाइमेट जोन हो गया, कस्टम्स हो गया, इन्फेंट रेशियो, वो सब भी डिपेंड करते हैं। डिफरेंसेस इन ह्यूमन साइज सीम्स टू बी रिजल्ट बोथ एडेप्टेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन, with both of these in turns affected by cultural factors such as nutrition and stress। अब नॉर्मल सी बात है, एडेप्टेशन भी करता है। जैसे अगर आप अफ्रीका में रहना शुरू कर दें तो आपकी जैसे 400 साल 500 साल बाद जो आपकी नस्लें आएंगी, बच्चे होंगे, वो थोड़े छोटे रहेंगे, हल्के, फिर क्यों काले रहेंगे। उसी तरह हाइट भी डिपेंड करता है एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग भी। और कुछ सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि कल्चरल फैक्टर्स भी करता है। जैसे न्यूट्रिशन के बारे में बताया, अगर आपके अंदर न्यूट्रिशन कमी है तो हाइट कम होगी, स्ट्रेस ज़्यादा है तो आपकी हाइट बढ़ेगी। जैसा अभी बताया मदर इन्फेंट रेशियो, मदर इन्फेंट के बारे में, बच्चों को दूर कर दिया जाए। और क्या होता है, हाँ, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे मेजर रोल कौन प्ले करता है, हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेरिडिटी। अगर पेरेंट्स लंबे हैं तो उनके बच्चे जेनेटिकली होता है। ठीक है, अब एक आता है ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शस डिजीजेस। और जो बीमारियाँ होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारियाँ हो गई, महामारी हो गई, उनके प्रति हमारी जो शरीर है उसका क्या क्या रोल करता है या फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पॉपुलेशन रेपिडेडली decimated by certain diseases in past now have a high frequency of genetic characteristics that ameliorate the effect of these diseases। नॉर्मल सी बात है कि अगर जैसे हमारे पूर्वजों में जब कोई बीमारी आती थी तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम में डेथ होती थी, लेकिन अब वही बीमारी है तो हम लोग में ज़्यादा डेथ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हो गया। स्मॉल पॉक्स क्या होता है, यूरोप में मीजल्स वगैरह हो गए, ये सब यूरोप में इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैले थे कि लगभग 55 से 56 मिलियन लोग का डेथ हुआ था यूरोप में। समझ लीजिए आप, एक नॉर्मल सी बात है, जो स्मॉल पॉक्स हो गया, फिर जो मीजल्स हो गए, 56 मिलियन लोगों का डेथ हुआ था। लेकिन अभी स्मॉल पॉक्स हो गया, ऐसे मीजल्स हो गया तो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, बहुत ही कम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी से आप लेट करें तो अभी जैसे कोरोना में जो कोविड-19 चल रही है उसकी वजह से कई डेथ हो रही है, लेकिन अब यही डेथ क्या होगी, अगर 50 साल बाद अगर कोविड-19 आया तो उतना ज़्यादा डेथ नहीं करेगा। तो ज़्यादातर क्या होता था, अनहाइजीनिक फूड की वजह से भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं, अब चाइना में कुछ भी लोग खा जाते हैं, मतलब देखे को हम लोग, अगर आप जानवर को किसी देख रहे हो, वाह कितना खूबसूरत पंछी उड़ रहा है, वहाँ देख रहे वाह क्या लंच उड़ रहा है मेरा, वो लोग मतलब कुछ भी खा जाते थे यार। उन लोग को जाके सिखाना पड़ेगा चावल दाल कैसे खाते हैं। अब देखो आप वहाँ पे जाएंगे तो कीड़े मकोड़े, कीड़े कॉकरोच, हम लोग यहाँ कॉकरोच देखते ही चप्पल उठा देंगे, मारने के लिए निकाल के फेंको। अब उधर तुरंत नमक मिर्च लेके अरे वाह वाह उठा के वो लोग गप्प से खा जाएंगे। बताओ चाइना में तो बीमारियाँ ऐसे भी कई सारी फैलती हैं जानवरों की वजह से भी। ठीक है, जैसे भी कोरोना वायरस के बारे में तो ऐसे ही तो फैला था, मतलब सुनने में आया, कई प्रकार के होते हैं। Population that recently came to an area that had a small group of founders tends to have a high degree of genetic homogeneity। तो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी पॉपुलेशन में अगर कुछ लोग आए हैं, नए नए ग्रुप अभी जनरेट हुए, तो उस प्रकार से उनका शरीर जो है ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। जैसे अगर किसी एरिया में आपको जैसे हाइपोक्सिया के बारे में मान लीजिए कि अगर जो फैमिली अगर ज़्यादा ऊपर रह रही है कई सालों से तो उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो नया ग्रुप है अगर वहाँ ज्वाइन करेगा तो उनको ज़्यादा वो उसके प्रति ज़्यादा दिक्कत होगी उनको। ठीक है, देयरफॉर एपिडेमिक डिजीज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस सच एज मीजल्स। जो यूरोप में एक बीमारी जो फैली थी मीजल्स, जिसके बारे में भी बताया, वो कई लोगों को मारी थी नेटिव में। पहले ईयर में इतने ज़्यादा इम्पैक्ट किया था उसने कि अराउंड 56 मिलियन लोग का डेथ हुआ था। 56 मिलियन लोग आप समझ सकते हैं न्यू वर्ल्ड में। ठीक है, और उसके बाद कुछ और डिजीज़ भी इंक्रीज हुए थे, ये स्मॉल पॉक्स हो गया जिसे हम लोग माता बोलते हैं, तो ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। लेकिन अब ये सब हुआ तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग उसके प्रति अडेप्ट हो गए हैं। सिमिलरली कॉज डी पॉपुलेशन अकर्ड वाइडली इन द पैसिफिक। पैसिफिक में भी इन सबका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ करता था। एक आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि आपके अंदर खून की कमी हो जाए। खून की कमी में जो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन हमारा जाता है, उसको एकदम सुखा देना। जैसे आप देख सकते हैं, आप एकदम संतरे की तरह, ये बगल में जो दिख रहा है एकदम ब्राइट कलर का, रेड कलर का जल रहा है, एकदम डिस्क की तरह, सीडी की तरह, उसमें भरा भरा ऑक्सीजन है, पूरी तरह से खून है उसमें, एकदम जा रहा है इधर से उधर, जहाँ मन वहाँ पहुँच जा रहा है। लेकिन वही एक जैसे संतरे को चूस लिया था उस तरह बगल में ये हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो ऑक्सीजन है उसकी पूरी तरह से कमी हो गई है। तो सिकल सेल का मतलब ही होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना। अ कंडीशन इन विच रेड ब्लड सेल जो आरबीसी होता है एज्यूम्स क्रिसेंट सिकल, मतलब सिकल शेप हो जाते हैं, सिकुड़ जाना। ठीक है, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके अंदर ऑक्सीजन से भरी रहती तो मस्त एकदम जैसे बलून ही समझ लीजिए, बलून के अंदर हवा भरा है, मस्त गोला दिख रहा है। अब उसमें एक पिन लगा के पूरा हवा फुस निकल जाएगा तो फुस हो गया वो,
तो एकदम कोई मतलब नहीं रहा। तो इसी तरह होता है, जिस वजह से क्या होता है, इन सब का मूवमेंट भी नहीं होता सही से और ये हमारे शरीर में दिक्कत करता है। The sickle-shaped red blood cells do not move through the body and readily as normal cells and thus causes damage to heart, lung, brain and other vital organs. तो इससे क्या होता है, जो सिकल सेल्स होती हैं जो सूख गई हैं वो सही से पूरी तरह से बॉडी में फ्लो नहीं होती। अगर बॉडी में फ्लो भी हुई तो कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन तो ली नहीं है, वो फुस हो चुकी है। तो ये सब क्या करते थे, हमारे बॉडी में जो वाइटल्स ऑर्गन्स हो गए, जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, ब्रेन हो गया, हमारा सर हो गया, लीवर हो गया, इन सब में ज़्यादातर इम्पैक्ट करता था, जिसकी वजह से कई बार ऑर्गन्स हमारे डैमेज हो जाते थे। ऑर्गन्स अगर डैमेज हो गया तो डेथ भी हो जाता था। अब इस मैप में देख सकते हैं ये सेल जो होते हैं ना, ये कहाँ कहाँ पाए जाते थे ज़्यादातर। हाँ, इसमें दो टर्म एक होता है, एक होता है HBA और एक होता है HBS, ठीक है। तो HBA और HBS में क्या डिफरेंस है? HBA जो होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। इसमें क्या होता है, आपका जो आरबीसीज हो पूरी तरह से ऑक्सीजन से भरे भरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो HBS होता है वो एक एबनॉर्मलिटी होती है, जिसमें सिकल सेल होता है। सिकल, इसको बोलते हैं सिकल सेल हेमोग्लोबिन, ठीक है। HBS को सिकल सेल हेमोग्लोबिन। Individuals who have sickle cell anemia have inherited the small alleles HBS from both parents and therefore homogeneity of the food. इसमें क्या होता है कि आप हेरिडिटी से भी मिल सकती है, इसको समझ लेना आप एक बार। अगर आपके पेरेंट्स में भी किसी को सिकल सेल की दिक्कत होगी तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे को भी सिकल सेल की दिक्कत होगी। द सिकल सेल अकर्स फेयरली इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कुछ ही पार्ट में जैसे पाया जाता है। जैसे भी मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीका का कुछ एरिया है, जैसे इस मैप में देख सकते हैं आप, वहाँ पे सिकल सेल पाया जाता था। ज़्यादातर आपका इधर हो गया, आपका मोजाम्बिक वगैरह, तंजानिया हो गया, उन साइड के एरिया में ज़्यादातर ये सब मिला हुआ था। मेडागास्कर हो गया, उधर भी है। जियोग्राफिकल कंपेरिजन शोज दैट सिकल सेल एलेल टेंड्स टू बी फाउंड वेयर द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एच आई। उस एरिया में जहाँ पे मलेरिया का कंडीशन जो केसेस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होंगे, उस एरिया में सिकल सेल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इस हिसाब से अफ्रीका साइड क्या होता है, डाउन में साउथ अफ्रीका हो गया, आपका तंजानिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, इधर क्या होता था, ज़्यादा मलेरिया के केसेस पाए जाते, जिससे सिकल सेल की जो दिक्कत होती वो ज़्यादा होती थी। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक्टोज डेफिशिएंसी। लैक्टोज डेफिशिएंसी क्या होती है? इस सिंपल सी बात है कि लैक्टेज एक प्रकार का ऐसा एंजाइम होता है जो कि हमारे शरीर में रहता है, और वो दूध जो होता है हमारा मिल्क में जो शुगर्स होते हैं उन सबको ईजिली ब्रेक डाउन कर देता है ताकि पचने में आसानी हो जाए। अब हाँ, यदि अगर जैसे आपके पास क्या हुआ कि अगर आपके शरीर में लैक्टेज ज़्यादा है तो आप दूध को ईजिली कंज्यूम कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल भी। लेकिन अगर वही लैक्टेज की कमी आ जाए तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं लगेगी। आपको के अंदर लैक्टेज की कमी है और भर भर के आप 2-3 गिलास दूध रगड़ लिए, दूध पी लिए, तो आपको दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? आपका शरीर में ऐंठन होगा, बॉडी पार्ट में सूजन शुरू हो जाएगी, पेट दर्द करने लगेगा, ठीक है। तो डायरिया, ये सब कई सारी बीमारी हो जाती हैं जिस वजह से आपको दिक्कत आएगी। यदि आपके अंदर शरीर में अगर लैक्टेज भरा है तो आप तो भर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आप। लेकिन हाँ, अब ऐसे एरिया में जहाँ पे लैक्टेज की कमी है और डेयरी का भी फार्म शुरू कर दिए लोग, गाय वगैरह तो है ही, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग दूध निकालेंगे उसके बाद सब फेंक देंगे क्योंकि हमको पीना ही नहीं है, हम नहीं बचा पाएंगे। तो लोग क्या करते थे कि डेयरिंग शुरू कर दी है, मतलब जो दूध से वो लोग कर्ड बनाना शुरू कर दिए, चीज़ बनाना शुरू कर दिए, पनीर बनाना, दही वगैरह ये सब बनाना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर दही और पनीर ये सब है तो जो मिल्क में जो शुगर होता है वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो जाता है, शुगर की कमी हो जाती है। अगर शुगर कम हो गया तो हमारे पास लैक्टोज भी कम है तो शुगर भी कम है, तो इसलिए उसे ब्रेक डाउन कर लेगा थोड़ा बहुत, अब पच जाएगा आसानी से। लेकिन अगर आपके पास लैक्टेज कम है और शुगर ज़्यादा है तो नॉर्मली आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो लेट 1960s में साइमन्स एंड रॉबर्ट मैक्रीन नोटेड द रिलेशनशिप बिटवीन लैक्टोज एब्जॉर्प्शन एंड डेयरिंग राइजिंग कॉज फ्रॉम मिल्क। तो उन्होंने एक नॉर्मल सी रिलेशनशिप बताया था, जहाँ पे लैक्टोज कम होगा वहाँ पे डेयरिंग ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादातर कर्ड और दही बनाएंगे, और वैसे एरिया जहाँ पे लैक्टोज की ज़्यादा होगा वहाँ पे डेयरिंग कम करेंगे, मतलब दही और मक्खन कम बनाएंगे, वो डायरेक्ट उसको इनहेल करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। बट पीपल इन सम डेयरिंग सोसाइटीज डो नॉट प्रोड्यूस लैक्टेज इन एडल्टहुड। कई सारे एरिया है जिसमें कि जो लैक्टेज होता है एडल्टहुड में भी नहीं जनरेट हो पाता है। रेदर दे सीम्स टू हैव डेवलप कल्चर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम दैट लैक्टेज डेफिशिएंसी। दे ट्रांसफॉर्म देयर मिल्क इनटू चीज, योगर्ट, सोर क्रीम एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स दैट आर लो इन लैक्टोज। तो वो लोग क्या करते थे, वैसे एरिया जहाँ पे लैक्टेज की कमी को पूरी नहीं कर पाती थी या फिर डेवलप नहीं होता था किसी भी एडल्ट में, तो लोग उस दूध का क्या करते थे, कई अदर पार्ट बाई प्रोडक्ट्स उसके बना देते थे जिसे आसानी से यूज कर सकें और जिसे कंज्यूम करने में या फिर पचाने में लैक्टोज कम रहे तो भी कोई दिक्कत ना हो, वो सब यूज़ करते थे। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।